इंग्लिश आना और ना आना आपकी इंटेलिजेंस होने का कोई साइन नहीं है। तो मैंने दोनों एग्जाम लिखे और दोनों ही एग्जाम के अंदर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। शॉकिंग था। पॉइंट ये भी लगा कि शायद मैं इस चीज़ों के लिए बना नहीं हूँ। दोनों साइड के फेफड़ों का एक साथ जो है वो प्रत्यारोपण किया था। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो मैं पहले करता था और मैंने डॉक्टर बनने के बाद बंद कर दिया, बिल्कुल नहीं। और अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको हरा पाए। राजस्थान की मरुधरती से जन्म लेके और देश के अंदर एकमात्र ऐसे डॉक्टर जो एक साथ दोनों फेफड़े ट्रांसप्लांट करने की काबिलियत रखते हैं, किस प्रकार उन्होंने अपने जीवन के अंदर किन संघर्षों को जो है पार करके यहाँ तक ये काबिलियत हासिल की है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुखराम जी बिश्नोई। कहाँ पर ये जो है अभी फ़िलहाल जॉब कर रहे हैं और अभी जो ये डॉक्टरी लाइन तक जो काम कर रहे हैं, इस मुकाम को पाने के लिए इन्होंने कितना और कैसे संघर्ष किया, और आप सभी के लिए बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो होने वाला है, इसलिए आप लोग ये वीडियो पूरा देखें, अपने बच्चों को भी दिखाएं। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं सीधा आप लोगों को ले चलता हूँ डॉक्टर सुखराम जी बिश्नोई। नमस्कार जी। सर, आपका परिचय? मेरा नाम डॉक्टर सुखराम बिश्नोई है और मैं फलोदी तहसील के चाड़ी गांव का रहने वाला हूं, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट से। मेरा जो प्रारंभिक स्कूल रहा है वो शिक्षा रही है पूरी ग्रामीण क्षेत्र से है और हिंदी मीडियम से सरकारी स्कूल से मैं पढ़ा हूँ। मेरे पिताजी जो है वो किसान हैं और मैंने शुरुआती जो है वो 10th तक का स्कूलिंग गांव से किया था। फिर उसके बाद हायर स्कूल उस टाइम पे नहीं होते थे, तो हायर एजुकेशन के लिए मैं फलोदी से 11th और 12th किया था साइंस मीडियम से। मैं एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूं और मेरा परिवार अभी भी खेती करता है और वो मेरे जो पेरेंट्स है, माता पिता जो है वो गांव में रहते हैं और खेती करते हैं। सर, आप इस डॉक्टरी की लाइन की तरफ जो है आपकी शिक्षा किस प्रकार अग्रसर हुई? शुरुआती दौर में ये स्टेप आपको किस प्रकार और कैसे सूझा? जब मैंने 12वीं पास किया तो 12वीं का रिजल्ट आया तो मेरे ठीक ठाक नंबर थे। उस टाइम फर्स्ट डिवीज़न होता था तो लोग कहते थे कि अच्छे मार्क्स हैं। आज तो खैर सीबीएसई और इंग्लिश स्कूल्स की वजह से परसेंटेज बहुत हाई आते हैं, बट उस टाइम पे इतने ज़्यादा हाई परसेंटेज नहीं होते थे। तो मेरे को सब ने बोला कि आप जो है वो डॉक्टर बनिएगा और मेडिकल एजुकेशन में जाइए क्योंकि आपका साइंस से बैकग्राउंड है। तो घर वालों ने बोला कि भाई देख लीजिए, अगर आप कर सकते हो तो ट्राई करिएगा, हम आपको सपोर्ट करेंगे। मेरी फैमिली जो थी वो हमेशा मेरे को बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। तो जब मैंने पता किया तो मुझे समझ में आया कि ये सारी एजुकेशन जो है वो इंग्लिश में होती है और हम इंग्लिश मीडियम से नहीं हैं। तो मैंने कोचिंग ज्वाइन की। हम लोग वहाँ से मेरी फैमिली और मुझे लेके और कोटा गई। कोटा जाके हमने कोचिंग चालू किया और मैंने 1 साल वहाँ पे कोचिंग किया। तो एंड में जब एग्ज़ाम होता है तो वो सारा उस टाइम पे 2 अलग अलग एग्ज़ाम होते थे। एक सीबीएसई पीएमटी का एग्ज़ाम होता था और दूसरा राजस्थान पीएमटी का एग्ज़ाम होता था। तो मैंने दोनों एग्ज़ाम लिखे और दोनों ही एग्ज़ाम के अंदर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो जब रिज़ल्ट आया तो मेरे लिए शॉकिंग था क्योंकि मुझे लगा कि इसमें सिलेक्शन तो नहीं हुआ है, तो फिर अब आगे क्या किया जाए। एक पॉइंट ये भी लगा कि शायद मैं इस चीज़ों के लिए बना नहीं हूँ, हो सकता है कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। फिर बाद में मैंने बैठ के सोचा कि ये एंड पॉइंट तो नहीं है, किसी की लाइफ का ये एंड पॉइंट नहीं हो सकता, क्योंकि हर चीज़ का एक जर्नी होता है और आप अपने आप को कैसे देखते हो यहाँ से, उसी हिसाब से आगे की जर्नी आपको डिसाइड करनी है। तो मैंने पहले सोचा कि शायद मुझे नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं इन चीज़ों के लिए नहीं बना हूँ, लेकिन फैमिली ने बोला कि अगर आपको लगता है कि आपके अंदर काबिलियत है और अपने आप को, तो हम आपको दूसरी बार ट्राई करने के लिए तैयार हैं। तो मैं दोबारा वापस गया मैं कोटा और वहाँ जाके मैंने 1 साल दोबारा से तैयारी की। मैंने हिम्मत नहीं हारी। मुझे लगा कि हाँ ठीक है, मेरे अंदर काबिलियत है, क्योंकि बाकी बच्चे जो पढ़ रहे हैं वही चीज़, किताबें सेम है, सब कुछ सेम है। अगर दूसरा बच्चा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मेरे अंदर ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो उनके पास था वो मेरे पास नहीं था। तो मैंने यही सोच के और आगे डिसाइड किया कि नहीं, मेरे अंदर वो सारी चीज़ें हैं, मेरे अंदर दिमाग वही है जो दूसरे बच्चों के अंदर है, मेरे अंदर काबिलियत वही है। सिर्फ लैंग्वेज का फ़र्क है कि उनको इंग्लिश आती है और मैं हिंदी मीडियम के बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन उससे कोई एक्चुअल में फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर आता है। अगर आप हिंदी समझ पाते हो तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो आपको इसके लिए आपको पीछे कर पाए। तो मैंने दोबारा एग्ज़ाम लिखा और दूसरी बार में मेरा सिलेक्शन हो गया था। एंड उसके बाद मैंने जब ऑल इंडिया की जो सीबीएसई पीएमटी की काउंसलिंग थी वो ज्वाइन की और उसके अंदर मुझे जो अलॉटमेंट मिला वो चेन्नई से मैंने एमबीबीएस किया था। 5 5.5 साल का एमबीबीएस होता है जो नॉर्मल रूटीन कोर्स होता है उसमें। अब सबसे बड़ी बात जो थी, मेरे को डिफरेंस नज़र आया जब मैं वहाँ चेन्नई पहुँचा। तो क्योंकि हम राजस्थान से थे, इंग्लिश मीडियम हमें आता नहीं था, वहाँ सारा का सारा एजुकेशन जो था वो इंग्लिश के अंदर था। न वहाँ ना लोकल पॉपुलेशन में कोई हिंदी बोलने वाला था,
ना हमारे टीचर्स, ना मेरे कलीग्स, किसी को भी, जो मेरे साथ पढ़ने वाले लोग, क्लास के अंदर मेरे जितने भी साथी थे वो सारे के सारे, उनमें से किसी को भी हिंदी नहीं आती थी। सिर्फ या तो वो कम्युनिकेट करने के लिए आपको इंग्लिश चाहिए या फिर लोकल लैंग्वेज तमिल चाहिए। तो फिर दोबारा मेरे लिए एक डिप्रेशन का पॉइंट आया कि हमको इंग्लिश नहीं आती है तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे लाइफ में। लेकिन ऐसा नहीं है, इंग्लिश आना और ना आना आपकी इंटेलिजेंस होने का कोई साइन नहीं है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है और ये जरिया है जो आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हो या आप बताने या बात करना चाहते हो। तो अगर कोई दूसरा बच्चा सीख सकता है तो मैं भी सीख सकता हूँ। मैंने पढ़ाई की, हार्डवर्क किया। होता ये था कि मैं 17-18 घंटे बैठ के पहले इंग्लिश सीखता था और फिर उसके बाद मैंने उसी चीज़ से मैंने अपनी कोर्स की किताबें पढ़ी और उसके बाद मेरे लिए ये था कि आसान हो गया, इंग्लिश भी आसान हो गई। मेरा जो MBBS के रिजल्ट्स वगैरह थे वो भी अच्छे थे। मैंने 2008 के अंदर अपना MBBS ख़त्म किया और फिर उसके बाद आके मैंने आगे तैयारी की और जब ख़त्म हुआ तो फिर दोबारा वही सिचुएशन आ जाती है कि क्या हमें आगे कुछ करना है या फिर यहीं पे ख़त्म करके और आप जाके गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करनी है। MBBS खत्म होने के बाद में क्या व्यक्ति एक कुशल डॉक्टर बन जाता है? अगर हम बात करें एक आज की डेट में जो ट्रेंड चल रहा है या जो चीज़ें चल रही है उसमें MBBS आपका एंड पॉइंट नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे करके चीज़ें जो एक सब्जेक्ट या एक ऑर्गन बेस्ड चीज़ें जो है वो आ रही है कि मुझे अगर एक ऑर्गन के बारे में पता हो तो मैं और अच्छा इलाज कर पाऊँगा। जैसे जो हार्ट के बारे में जानता है तो केवल हार्ट की बीमारी का इलाज करेगा, क्योंकि उससे इलाज करना आसान होगा उसके लिए और समझ आना आसान होगा और इलाज को बेहतरी से कर पाएगा। MBBS करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि MBBS करके ही सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि MBBS करने के बाद हमें हायर एजुकेशन चाहिए। हायर एजुकेशन से फ़ायदा ये है कि आप स्पेशलिस्ट बन जाते हो तो आपको किसी भी पर्टिकुलर बीमारी का इलाज करना जो है वो आपके लिए आसान हो जाता है। और इसलिए मेरे ख्याल से MBBS आप करके मतलब आप बेसिक मिनिमम लेवल का एजुकेशन मिल जाता है, लेकिन हायर एजुकेशन के लिए आपको स्पेशलाइजेशन और सुपर स्पेशलाइजेशन करना ही पड़ेगा। MBBS करने के बाद में डॉक्टरी लाइन के लिए जो लगे हुए प्रार्थी हैं उनको कितना समय लग जाएगा कि वो एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनने के बाद जब स्पेशलिस्ट बनने की बारी आती है तो वो कोर्स जो होता है वो 3 साल का होता है। अब 3 साल के अंदर आप मेडिसिन की साइड में जा सकते हो तो उसको MD कहते हैं और सर्जिकल साइड में जाओगे तो MS कहते हैं। जो सर्जन बनना चाहता है उसके लिए भी 3 साल की तैयारी करनी पड़ती है और जो मेडिसिन का स्पेशलिस्ट बनना चाहता है, चाहे वो जनरल मेडिसिन हो या चेस्ट मेडिसिन हो या और भी टाइप की जो मेडिसिन होती है उसके लिए जाना है, तो वो 3 साल के कोर्सेज होते हैं जिनको करने के बाद हम कह सकते हैं कि वो स्पेशलिस्ट बन गए हैं। स्पेशलिस्ट बनने के बाद में फिर भी आगे भी सुपर स्पेशलिस्ट के लिए भी और समय के लिए संघर्ष करना पड़ता है और पढ़ाई करनी पड़ती है। वो अपने तजुर्बे के हिसाब से उसको सुपर स्पेशलिस्ट का दर्जा दिया जाता है। ट्रेंड है उसके हिसाब से सुपर स्पेशलिस्ट बनने के लिए आपको और 3 साल की पढ़ाई करनी पड़ेगी और उसको मेडिसिन साइड के अंदर हम DM कहते हैं और सर्जिकल साइड के अंदर MCH कहते हैं। इनका एक पैरेलल कोर्स होता है, वो है नेशनल बोर्ड ऑफ डिप्लोमेट से DRNBB होता है, उसमें भी 3 साल का कोर्सेज होते हैं। अब वो 3 साल के कोर्सेज जो होते हैं वो ऑर्गन स्पेसिफिक होते हैं। जैसे आपने मेडिसिन की तो आपने जनरल मेडिसिन कर लिया, लेकिन अब आपको ऑर्गन करना है कि जैसे किसी को ब्रेन का करना है या न्यूरो साइंसेस करना है तो वो 3 साल का न्यूरो साइंसेस होगा जिसको हम DM न्यूरोलॉजी कहते हैं। या जैसे कोई हार्ट का स्पेशलिस्ट है तो उसको DM कार्डियोलॉजी कहते हैं, या फिर जो पल्मोलॉजी होगा तो उसको DM पल्मो कहते हैं, या जैसे किडनी का स्पेशलिस्ट होगा तो उसमें DM नेफ्रोलॉजिस्ट होता है। तो ये सारे के सारे कोर्सेज जो होते हैं वो PG करने के बाद अलग से 3 साल के सुपर स्पेशलिस्ट जो है उसको बनने के लिए 3 साल की पढ़ाई होती है। एक सुपर स्पेशलिस्ट बनने के लिए नॉर्मल कोर्स के अंदर कम से कम 12 से 15 साल लगते हैं, क्योंकि 5-5.5 साल का MBBS होता है। उसके बाद आप फिर तैयारी करते हो तो 3 साल जो है वो PG करने में लग जाता है और उसके बाद फिर तैयारी करके आप करते हो तो उसमें DM या MCH करने के अंदर तो 3 साल अलग से लगते हैं। तो मोटा मोटा अगर मान के चलें कि ये पढ़ाई जो होती है 12 से 15 साल की होती है। अभी आपने सुपर स्पेशलिस्ट किस सेक्टर में की और आपने सुपर स्पेशलिस्ट क्यों चूज किया? मैंने जब अपना PG ख़त्म किया तो मैंने सर्जरी से किया था PG, तो मुझे ये लगा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जो हमारे एरिया से नहीं है। जैसे राजस्थान जो है यूजुअली मेडिकल फील्ड में, जिसने राजस्थान के अंदर जो सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, मैंने उस फील्ड से करने का सोचा। उसके 2 कारण थे। एक ऐसा था कि मैंने सोचा कि मुझे चेस्ट सर्जरी करना चाहिए। उसके 2 कारण थे। एक ये था कि आज की डेट में
टीबी के केसेस इतने ज़्यादा है कि उसकी सर्जरी करने वाला डॉक्टर राजस्थान में अवेलेबल नहीं है। दूसरी जो चीज़ है वो है कि पोल्यूशन इतना ज़्यादा है कि पोल्यूशन की वजह से बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, उनके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो अभी आ रही है और उसकी वजह से कैंसर बढ़ रहा है। हालांकि लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं इतने ज़्यादा, लेकिन पोल्यूशन की वजह से जो इतना धूल और धुआं हमारे फेफड़ों के अंदर जाता है उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है और उसी से चलते फेफड़े के जो सर्जिकल केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इसी वजह से मैंने ये सोचा कि मैं ऐसा कुछ काम करूं जो हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, और उसी के चलते मैंने जब पीजी ख़त्म की तो उसके बाद मैंने ये सोचा कि मैं ऐसा कुछ काम करूंगा जो मेरे एरिया के लोगों को उसकी सर्विसेज मिलनी चाहिए। तो मैंने जो अपनी सुपर स्पेशलिटी की वो थी चेस्ट सर्जरी से थी। बेसिकली इसमें चेस्ट बेनाइन मतलब लंग डिजीज की सर्जरी होती है, चेस्ट ऑन्कोलॉजी कैंसर की सर्जरी एंड लंग ट्रांसप्लांट का जो एरिया था जिसके अंदर उत्तर भारत के अंदर ये सेवाएं अवेलेबल नहीं थी। तो फिर मैंने यही सोच के और इसके अंदर 3 साल का कोर्स किया जो कि केवल उत्तर भारत में एक ही जगह सेंटर है और उसी जगह से मैंने ये ट्रेनिंग ली है। अभी करंटली आप किस पोस्ट पे काम कर रहे हो और किस जगह पे आप जो है ये सेवाएं दे रहे हो? कंसल्टेंट हूँ डिपार्टमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी एंड लंग ट्रांसप्लांट के अंदर, मेदांता हॉस्पिटल मेडिसिटी गुरुग्राम के अंदर, जो कि दिल्ली एनसीआर का हिस्सा है। अभी इस समय हम लोग जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं उसके 2 हिस्से हैं, एक है चेस्ट की सर्जरी और दूसरा है लंग ट्रांसप्लांट। चेस्ट सर्जरी जो है उसके अंदर ऑपरेशन जो आते हैं वो जैसे सांस की नली का ऑपरेशन करना हो, या जो हमारा रिब केज है उसका ऑपरेशन करना हो, या फेफड़े का ऑपरेशन करना हो। ये ऑपरेशन हम लोग इंडिया के अंदर बहुत ही कम सेंटर है जो इसका ऑपरेशन दूरबीन से करते हैं। जैसे पेट का ऑपरेशन जो है वो दूरबीन से होता है, ठीक वैसे ही छाती का ऑपरेशन भी दूरबीन से होता है। और मैंने पूरा ट्रेनिंग जो है इसी चीज़ का किया था कि ये बहुत डिफ़िकल्ट ऑपरेशन है और होते हैं और यूजुअली ये हर जगह अवेलेबल नहीं होते हैं। इसका दूसरा हिस्सा जो है वो लंग ट्रांसप्लांट का है। उत्तर भारत के अंदर लंग ट्रांसप्लांट जो है वो नहीं होता है, तो हम लोगों ने उसका स्पेशल ट्रेनिंग लेने के लिए टोरंटो मास जनरल हॉस्पिटल जो है वहाँ से ट्रेनिंग लिया और उसके बाद वापस आके और हमने अपना पहला सक्सेसफुल जो लंग ट्रांसप्लांट का अभी 1 महीना पहले किया था और उस पेशेंट को हमने सक्सेसफुली डिस्चार्ज किया और इस प्रोग्राम को हमने स्टार्ट किया है, शुरुआत की है। अभी जो आपने ये लंग ट्रांसप्लांट किए हैं ये काम वेदांता के अंदर ही किए गए? ये ट्रांसप्लांट हमने वेदांता हॉस्पिटल के अंदर ही किया था और ये एक 47 साल का आदमी था जिसके दोनों फेफड़े खराब हो चुके थे और ये ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पे थे। ट्रांसप्लांट जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू होता है। नोटो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो नोटिफाई करता है कि ये ऑर्गन अवेलेबल है, अगर आप कर सकते हो। क्योंकि नॉर्थ के अंदर फेफड़े का ट्रांसप्लांट करने वाला कोई होता नहीं है, तो ये कॉल हमारे पास यूजुअल आती रहती है और उसके लिए जो भी क्राइटेरिया एंड मैचिंग होती है वो करके हमने इनका दोनों साइड के फेफड़ों का एक साथ जो है वो प्रत्यारोपण किया था और उनको हमने 14 दिन हॉस्पिटल में रखा। हॉस्पिटल में रखने के बाद बिल्कुल ठीक थे और फिर हमने उनको बिना किसी ऑक्सीजन सपोर्ट के उनको चलते फिरते और नॉर्मल खाना खाते हुए, नॉर्मल सारा जो नॉर्मल डेली एक्टिविटी करते हुए उनको अभी डिस्चार्ज किए 15 दिन हो गए। आपने एक बात कही कि ऑर्गन डोनेट किए जाते हैं और गवर्नमेंट जो है आपको कॉल करती है, ये क्या प्रोसीजर होता है लंग्स के अंदर खास करके? ये ऑर्गन डोनेशन जो होता है वो अभी करंटली हम जैसे लंग प्रत्यारोपण करते हैं तो उसके लिए हमें कैडावरिक डोनेशन के थ्रू ही होता है। कैडावरिक डोनेशन में कहने का मतलब ये है कि जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट के बाद वो ब्रेन डेड है, या उसको एक कमेटी होती है जो ये डिक्लेयर करती है कि भाई ये ब्रेन डेड हो चुके हैं, इनका आगे कोई भी इलाज करने से पेशेंट का ब्रेन वापस नहीं आएगा। उस सिचुएशन में रिलेटिव के पास चॉइस होती है कि वो चाहे तो ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। तो जब रिलेटिव एग्री करते हैं कि हाँ हम ये इनके ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं तो फिर वो गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है नोटो, उसके थ्रू नोटिफाई होता है और नोटो की एक रजिस्ट्री होती है कि कौन कौन से पेशेंट है जो ऑर्गन डोनेशन के लिए फिट है या ऑर्गन रिसिपिएंट के लिए फिट होते हैं। तो वो रिसिपिएंट की लिस्ट जो होती है वो नोटो हमेशा नोटिफाई उनके पास रजिस्टर्ड होते हैं जो 6 महीने 8 महीने 1 साल से उसकी लिस्ट के अंदर चलते रहते हैं और जिससे मैच हो सकता है उसी पे रिसिपिएंट को बुलाया जाता है और उसी के अंदर फिर ये फेफड़ा प्रत्यारोपण जो है वो किया जाता है। आपने इतने लंबे समय तक शिक्षा हासिल की और बहुत सारे संघर्ष किए, तो एक मोड़ तो ऐसा भी आया होगा आपकी ज़िंदगी के अंदर जब आपने सोचा कि अब मुझे हार मान लेनी चाहिए, अपना शिक्षा के अंदर रास्ता है वो बदल लेना चाहिए, ऐसा कोई मोड़ आया? यहाँ से कोटा गया था और तैयारी की, मैंने पूरा दिल से तैयारी की, सब कुछ किया, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उस टाइम मेरे को
बहुत बड़ा झटका लगा, और दूसरा कि मुझे लगा कि शायद मेरी दुनिया ख़त्म हो गई है, अब मुझे इसके बियॉन्ड शायद मैं कुछ करना नहीं चाहिए, या मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मुझे जो है वो दोबारा तैयारी करनी चाहिए। बट फिर एक दिन बैठे बैठे ऐसे ही ख्याल आया कि अगर कोई दूसरा बंदा जिसका सिलेक्शन हो सकता है तो फिर मेरा क्यों नहीं हो सकता। ऐसा तो नहीं है कि सब लोग जो है वो कहीं से सीख के आए हैं या कहीं से एक्स्ट्रा पढ़ के आए हैं या किसी के पास एक्स्ट्रा ब्रेन है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। सिर्फ मन में ये सोचने वाली बात है कि मैं हिम्मत हार गया तो बात ख़त्म हो गई, और मैं हिम्मत नहीं हारा तो मुझे लगा कि नहीं, मैं जीत सकता हूँ। तो मुझे सिर्फ एक ही चीज़ लगी कि अगर मेरे साथ में बैठने वाला सेम चेयर पे जो हम एक एलन के अंदर कोर्ट में जब बैठते थे, तो मुझे दूसरे वाले बच्चे का, मेरे साथ वाले बच्चे का सिलेक्शन हो सकता है, तो उसको टीचर ने कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं पढ़ाया था, टीचर ने भी वही पढ़ाया था जो मेरे को पढ़ा रहे थे। अगर उसका हो सकता है तो मेरा भी हो सकता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि मेरी किस्मत उस दिन शायद मेरे साथ नहीं थी, तो मैं अपने लिए दोबारा मैंने उसी क्या कहते हैं डिटर्मिनेशन से, उसी डेडिकेशन से मैंने अपने आप को दोबारा तैयार किया, और मैं वापस जाके मैंने तैयारी की और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, या मेरा एक बार में सिलेक्शन नहीं हुआ तो सोच के बैठ गया कि यार अब ये नहीं हो सकता। नहीं, क्योंकि जितना दिमाग भगवान ने आपको दिया है उतना ही आपके साथ आपकी दूसरी बेंच पे बैठने वाले बंदे को दिया गया है। उसको एक्स्ट्रा ब्रेन नहीं मिला है कहीं से भी। तो अगर उसका सिलेक्शन हो सकता है तो आपका भी हो सकता है। तो जितने आप पॉजिटिवली रहोगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि आपके बारे में जितना पॉजिटिव आप सोच सकते हो उतना दुनिया का कोई बंदा नहीं सोच सकता। जैसे हर किसी बंदे को ऐसा लगता है कि अच्छा खाना खाना, पेट के लिए अच्छा खाना आपके लिए अच्छा होता है, ठीक वैसे ही आपकी बॉडी के लिए आपकी अच्छी सोच जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको हरा पाए। सिर्फ ये आपके मन का वहम है कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता और उन दूसरे का सिलेक्शन हो सकता है क्योंकि उसको रिसोर्सेज बेटर मिले हैं या उनकी एजुकेशन शुरू से बेटर रही है। ऐसा कोई चीज़ नहीं है। बहुत सारे लोग जो है वो एग्ज़ाम के दिन ऐसा होता है कि रात में सो नहीं पाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें हो जाती है। आप आराम से सोइएगा, ये कोई दुनिया ख़त्म नहीं हो रही है अगले दिन कि आप जाओगे और एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं होता आपकी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। एग्ज़ाम को एक्स्ट्रा प्रेशर लेके नहीं करना है। एग्ज़ाम को नॉर्मल जैसे आप ये जितने भी कोचिंग सेंटर है जहाँ आप जाके और एग्ज़ाम लिखते हो या टेस्ट सीरीज़ के अंदर एग्ज़ाम लिखते हो, उसको वैसे ही जाके लिखना है। वो आपको नहीं पता क्योंकि जो आपका क्वेश्चन पेपर आया हुआ है वो क्वेश्चन पेपर पूरे कोर्स से आ रहा है और सारा कोर्स वही है जो आपको पढ़ाया गया है, जो आपके साथ बाकी बच्चों को पढ़ाया गया है। तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता, दूसरे वाले के नंबर टेस्ट सीरीज में ज़्यादा आ रहे थे तो हो सकता है कि उसी का सिलेक्शन होगा। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ इसके लिए कि दिन आता है तो मेरे टाइम तो क्रिकेट की टीम में जहीर खान और सचिन तेंदुलकर होते थे। तो दिन आता है तो ऐसा भी हो सकता है कि जहीर खान सेंचुरी बना सकता है और तेंदुलकर 0 पे आउट हो सकता है, और दिन आए तो ऐसा भी हो सकता है कि तेंदुलकर सेंचुरी बनाए और जहीर खान भी सेंचुरी बना सकता है। तो सिंपल सी बात यह है कि उन 3 घंटों के अंदर आपने अपने आप को कैसे मेंटेन किया है और वहाँ पे क्या किया है वो मैटर करता है, ना कि ये मैटर करता है कि आप पहले से ही सोच लो कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता। वो बिल्कुल भी फैक्चुअल नहीं है, ये कभी मत करना। गाँव से जुड़े हुए हो, गाँव जाते हो, अपनी छुट्टियाँ कहाँ बताते हो? मैं बिल्कुल गांव से जुड़ा हूँ। मैं बहुत ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान हूँ। मैं अपनी जब भी छुट्टियाँ मिलती है तो मैं गांव जाता हूँ और मैं अपनी जितनी भी पुराने दोस्त वगैरह जो है उन सबसे मिलता हूँ। मैं सारा काम जो है, मैंने कोई भी काम ऐसा नहीं है जो मैं पहले करता था और मैंने डॉक्टर बनने के बाद बंद कर दिया, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अपनी रूट जो होती है वो वही रहती है, कभी उनको छोड़ना नहीं चाहिए, कभी उनको चेंज नहीं करना चाहिए। जिन चीज़ों की वजह से आप यहाँ पहुँचे हो आज, उन चीज़ों को, जिन्होंने आपका कठिन समय में आपको सपोर्ट किया, उन चीज़ों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, ये मेरा विश्वास है। आप सबसे ज़्यादा महत्व आपके संघर्ष के अंदर किसको देना चाहेंगे जिन्होंने आपको सबसे ज़्यादा ऊर्जा दी? सबसे ज़्यादा ऊर्जा देने वाले जो लोग थे वो मेरे आसपास के लोग थे, मेरी फैमिली थी, मेरे टीचर थे, मेरे सीनियर्स थे, जिन्होंने मुझे कभी भी जब भी मुझे लगता था कि शायद ये मैं काम कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, तो हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया। और सबसे अहम जो चीज़ थी वो ये था कि मुझे हमेशा ये विश्वास था कि जो काम दूसरा कर सकता है वो मैं क्यों नहीं कर सकता। अगर दुनिया में कोई बंदा कर सकता है तो वो काम मैं भी कर सकता हूँ, वो मेडिकल फील्ड से हो या नॉन मेडिकल फील्ड से हो। ये सिर्फ विश्वास की बात है और मैं इसी विश्वास से कि हाँ ये हो सकता है और किसी ने किया है तो हम भी कर सकते हैं।
और कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है, कभी कभी लगता है कि दूसरे ने नहीं किया और क्या हम कर सकते हैं, पॉसिबल है, क्योंकि ये आप अपने पे भरोसा करने से ही हो सकता है कि हाँ ये मैं किसी से कम नहीं हूँ, ये मेरा शुरू से विश्वास रहा है कि मैं दूसरा कर सकता है तो मैं भी जरूर कर पाऊंगा। फर्क इतना सा ही जो मुझे समझ में आता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पढ़ाई आपने कहाँ से की वो कोई महत्व नहीं रखता, पढ़ाई आपने कैसे की वो सबसे बड़ा महत्व है। हाँ, सब देखो, पढ़ाई आप कौन से बैकग्राउंड से आए हो और कौन सी लैंग्वेज से आए हो उसका कोई मायना नहीं है। अगर कभी आपको ज़िंदगी में ये लगे कि इंग्लिश बोलने वाले लोग इंटेलिजेंट होते हैं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक भाषा है, ये एक जरिया है, ना कि ये साइन ऑफ इंटेलिजेंस है। जिसको हिंदी भाषा में अगर आप उतना ही अपने आप को अभिव्यक्त कर पा रहे हो जितना दूसरा वाला इंग्लिश में कर रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने अपने आप को कैसे परसीव किया है, आपने अपने आप को कैसे वहाँ पे होल्ड किया है और कितना आपके अंदर कॉन्फिडेंस था, वही चीज़ आपको आगे लेके जाएगी। अगर आपको लगता है कि आप ये काम नहीं कर सकते, कहते हैं कि 50% जो बैटल होता है, वो लड़ाई जो जीती जाती है वो दिमाग से जीती जाती है, और 50% बैटल जो है वो आपको हथियारों से जीता जाता है। तो हथियार तो आप जनरेट कर सकते हो, लेकिन आप अपना बैटल जो है वो माइंड मेकअप जो है वो कॉन्फिडेंस जो है वो आपके अंदर से ही आएगा। तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि दूसरा बंदा जो है वो मेरा बैकग्राउंड ऐसा है कि मैं ग्रामीण बैकग्राउंड से आया हूँ या नॉन इंग्लिश मीडियम स्कूल से आया हूँ या ऐसी किसी चीज़ से आया हूँ जिसका देख के लगे कि यार नहीं ये हमसे नहीं हो सकता। वैसा कुछ नहीं है। आप अपने आप को कैसे वहाँ पे स्टैंड करके और कितने कॉन्फिडेंस के साथ उन चीज़ों को करते हो, वही चीज़ एंड में मायना रखती है, वही चीज़ आपको आगे लेके जाएगी। तो मेरा हमेशा से एक ही सलाह रहती है, जब भी मेरे से बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मुझे क्या करना चाहिए। हो सकता है कि पिछली बार आपने ट्राई किया हो और लगा कि नहीं हो पाया है, तो उसमें कहीं ना कहीं गलती हमारे कॉन्फिडेंस के अंदर थी। दोबारा से अगर तैयारी करनी है तो वापस उसी कॉन्फिडेंस से, उसी लगन से, उसी मेहनत से करना है, ताकि आप उससे बेटर रिजल्ट दे पाओ। नहीं तो अगर आपने हाफ हार्टेड तैयारी की है, आधे मन से की है, तो उसका रिजल्ट आधा ही आएगा, कभी पूरा नहीं आ सकता। बहुत सुंदर बात बताई। इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र से पढ़ाई शुरू की और जैसे जैसे शिक्षा की जरूरत पड़ती गई, जब शिक्षा के संसाधन नज़दीक अवेलेबल नहीं हुए, तब इन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। और आज जो है नॉर्थ भारत के एकमात्र लंग्स ट्रांसप्लांट सेंटर जो है वो वेदांता हॉस्पिटल, उसके अंदर लंग्स ट्रांसप्लांट के सुपर स्पेशलिस्ट हम कह सकते हैं सुखराम जी बिश्नोई हमारे साथ थे। और इन्होंने आज भी ज़मीन से जुड़े हुए हैं और अपना गांव आते हैं तो ये अपने डॉक्टर होते हुए भी उसी जीवन को यापन करते हैं। बहुत सुंदर और बहुत अच्छी बात बताई और आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि इसी प्रकार आप जो है लोगों को नया जीवन देते रहे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे ये मौका दिया और जिस पे मैं अपनी पूरी बात बता पाया, पूरी बात रख पाया। तो मैं जमसार मीडिया को अपनी तरफ से धन्यवाद बोलना चाहूँगा। एंड आप ये काम करते रहिएगा, क्योंकि इसी से हम बहुत लोगों से जुड़ पाते हैं और उसी से हमें आगे पता चलता है कि हम आज की दुनिया में क्या हो रहा है और कैसे हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।